नमस्कार। हमारे बिहार इलेक्शन स्पेशल शो लिट्टी चोखा और चुनावी चौका में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं रमेश भट्ट। बिहार की चुनावी जंग में लिट्टी का गर्मा गर्म स्वाद भी है और नेताओं के बयान का चोखापन भी, लेकिन बयानों पर राजनीति ना हो, भला यह कैसे हो सकता है? आज हम जिन 4 बड़ी खबरों का विश्लेषण करेंगे उनमें पहली है ललन सिंह के अनंतमय होने की। अनंत सिंह के जेल जाने के बाद उनके चुनाव प्रचार में क्यों एक्टिव हुए ललन सिंह? क्या ललन सिंह अनंत सिंह को चुनाव जिता पाएंगे? हमारी दूसरी बड़ी खबर बिहार में जारी स्टार वॉर में जुड़ी है। पवन सिंह ने खेसारी के आरोपों पर तीखा पलटवार किया है। तीसरी बड़ी खबर में बात करेंगे बिहार चुनाव में एम फैक्टर। एम फैक्टर मतलब मुस्लिम नहीं, महिला फैक्टर की, महिला वोटर्स की। एनडीए से लेकर महागठबंधन तक का फोकस महिला वोटर्स पे क्यों है? वहीं बीजेपी जानकी मंदिर का मुद्दा उठा रही है, मगर क्या यह मुद्दा राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक साबित होगा या नहीं? और चौथी बड़ी खबर, बिहार चुनाव में उत्तर प्रदेश के 2 दिग्गज नेता भिड़ गए हैं। सीएम योगी और अखिलेश यादव आमने सामने हैं। बिहार की जमीन पर यूपी की सियासी जंग लड़ी जा रही है। क्या यह 2027 का सेमीफाइनल है? लिट्टी चोखा और चुनावी चौका में इन सब पर बात करेंगे। हमारे खास मेहमान अवध ओझा साहब से बहुत स्वागत आपका। बहुत धन्यवाद ओझा जी। और मेरे सहयोगी मधुरेंद्र इस दौरान मेरे साथ रहेंगे। मेरी 2 सहयोगी वहां पर चालू और नीतू भी हैं। और आप सबका भी मैं बहुत अभिनंदन करता हूं न्यूज नेशन के मंच पे। बहुत धन्यवाद आने के लिए। तो अवध ओझा साहब, ये भी बड़े जबरदस्त हर दिन रंग बदल रहे हैं बिहार के। अब इलेक्शन आ गया ना, आज 4 तारीख है। आज लास्ट कैंपेन डे है फर्स्ट फेज का। तो आप देखो एकदम बाउंसर पे और यॉर्कर पे यॉर्कर मारी जा रही है। हाँ। हर आदमी कुछ ना कुछ एकदम ज्वलंत बोल रहा है। ये बुमराह टाइप की यॉर्कर है क्या? लग तो रही बुमराह टाइप की यॉर्कर लग रही है। हाँ। और एकदम कुछ वसीम अकरम का भी उसमें टेस्ट है। अच्छा। हाँ, कि 6 की 6 यॉर्कर ही डालनी है। अच्छा। हाँ, तो जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं पवन सिंह खेसारी वगैरह, वो माहौल लग रहा है कि एकदम पीक पे। अब देखना है विकेट कितने गिरते हैं। बिल्कुल हैं? विकेट कितने गिरते हैं, हिट विकेट कौन होता है, बिल्कुल। दोनों तरफ। बिहार चुनाव में एक सीट सबसे हाई प्रोफाइल बन चुकी है। ये सीट है मोकामा, जहां से बाहुबली अनंत सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वो अब जेल में हैं। तो उनकी विजय सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने अपने कंधे पे ले ली है। यहां ललन सिंह ने प्रचार के दौरान एक बयान दिया जिस पर हंगामा मच गया। मोकामा में प्रचार के दौरान ललन सिंह ने कहा कि कुछ नेताओं को घर से निकलने नहीं देना। इस बयान पर अब चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस जारी कर दिया है। तो अनंत सिंह की यह सीट बहुत हाई प्रोफाइल बन गई है, खासकर उनके जेल जाने के बाद। अब यहां के समीकरण किस तरह से हैं, लेकिन जिस तरह से उनके लिए प्रचार में कूदे हैं, ये अपने आप में सवाल है। और ये हम बड़ी चर्चा कर रहे हैं, मैं अपनी डिबेट पे भी इस बात की चर्चा कर रहा हूं कि बाहुबलियों से राजनेता तौबा क्यों नहीं करते साहब? ये काउंटर प्रोडक्टिव भी साबित होते हैं जो अनंत सिंह होते दिखाई दे रहे हैं। कम से कम इन बाहुबलियों ने क्या किया है कि एक तो वो रॉबिन हुड वाली इमेज बना रखी है, पॉवर्टी इतने ज़्यादा है, गरीबी है। दूसरी बात इनका भय। भाई जिस तरह से अनंत सिंह पत्रकारों से बात करते हैं, लाओ रे सिगरेट, वो पूछ रहा है कि आप मुख्यमंत्री बनेंगे? कहते नहीं, हम मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, हम अनपढ़ हैं। आप कभी स्कूल नहीं गए? अरे क्या यार पागला जी से सवाल कर रहा है। जिस आदमी के अंदर इतनी निर्भीकता है, मैं तो देख रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं एक जन समर्थन भी है, लोगों का भय भी है। और कोई कुछ बोलेगा तो साइड में घटनाएं भी हो जाएंगी। दुलारचंद की घटना हो ही गई, तो एक इन लोग का एक जबरदस्त नेक्सस है समाज में। जहां तक इस घटना का सवाल है, राजनीति में क्या होता है कि अगर आपने कभी हमारे ऊपर एहसान किया है तो हम भी करेंगे। अब मुंगेर से ललन सिंह जी चुनाव लड़े एमपी का, अनंत सिंह जी ने वहां पूरी फील्डिंग की, पैरोल पर जेल से निकल कर आए। तो अब जब अनंत सिंह को जरूरत है तो वो ऋण चुका रहे हैं ललन सिंह जी। बिल्कुल। एक और रिपोर्ट दिखाते हैं। मैं भी हूं अनंत। अनंत सिंह के जेल जाने के बाद मोकामा में लैंड होते ही ललन ने इमोशनल कार्ड खेल दिया। अनंत सिंह के जेल जाने के बाद ललन सिंह ने उनके चुनाव प्रचार की कमान संभाल ली है। सवाल यह है कि यह रिश्ता क्या कहलाता है? अनंत सिंह के लिए ललन सिंह इतने एक्टिव क्यों हुए और क्या है मोकामा सीट का मुंगेर कनेक्शन? इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। बैटल ऑफ मोकामा में एक तरफ भूमिहार वर्सेस भूमिहार की जंग भीषण होती जा रही है, वहीं इस सियासी रण में तीसरे भूमिहार नेता ने ग्रैंड एंट्री मारी है। नाम है ललन सिंह
मुंगेर से सांसद और केंद्रीय मंत्री। दुलार चंद यादव मर्डर केस में मोकामा सीट से जेडीयू कैंडिडेट अनंत सिंह 14 दिन की न्यायिक हिरासत में। जेल में रहकर चुनाव लड़ना बाहुबली अनंत सिंह की मजबूरी बन गया है, तो वहीं केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने यहाँ एंट्री मारी है। मोकामा के बाहुबली के चुनाव प्रचार का जिम्मा उन्होंने संभाल लिया है, लेकिन मोकामा में ललन सिंह की एंट्री और उनके बयान ने हंगामा मचा दिया है। बात केस, मुकदमे और आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन तक पहुंच गई है। ये हार की बौखलाहट है और ये जो गर्मी दिखा रहे हैं वो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की नज़र में चढ़ने के लिए इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। ललन सिंह ने अनंत सिंह के प्रचार के लिए मोकामा में कैंप कर रखा है। मोकामा के अलग अलग इलाके में जाकर अनंत सिंह के लिए वोट मांग रहे हैं और उनकी गिरफ्तारी को साजिश बता रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अनंत सिंह के लिए आखिर ललन सिंह को क्यों उतरना पड़ा। मोकामा सीट की इतनी अहमियत क्यों है कि केंद्रीय मंत्री ललन सिंह को यहाँ कैंप करना पड़ रहा है। ललन सिंह की अनंत सिंह से ऐसी क्या करीबी है जिसकी वजह से उन्हें मोकामा में चुनाव प्रचार की कमान संभालनी पड़ी है। ये रिश्ता क्या कहलाता है। मोकामा के बाहुबली के लिए ललन सिंह की अनंत कथा कोई नई नहीं। बिहार के सियासी हलकों में ये खबर गर्म है कि ललन सिंह अनंत सिंह का कर्ज उतार रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में ललन सिंह जब मुंगेर सीट से लड़ रहे थे, उनके सामने आरजेडी से पूर्व विधायक अशोक महतो की पत्नी कुमारी अनीता थीं। अशोक महतो की वजह से ललन सिंह की सीट फंस गई थी। ऐसे में अनंत सिंह जेल से पैरोल पर बाहर आए और ललन सिंह के लिए चुनाव प्रचार किया था। अनंत सिंह उस समय आरजेडी में थे और उनकी पत्नी नीलम देवी आरजेडी से विधायक थी। इसके बाद भी अनंत सिंह ने ललन सिंह को जिताने के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी। अब जब अनंत सिंह जेल में हैं, तो उन्हें जिताने के लिए ललन सिंह उतर पड़े हैं। दरअसल मोकामा के बहाने ललन सिंह मुंगेर का अपना किला बचाने की कोशिश में है। मोकामा से अगर सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी जीती तो उनकी दावेदारी मुंगेर लोकसभा सीट पर बढ़ जाएगी। ललन सिंह इस चुनौती को मोकामा में ही खत्म कर देना चाहते हैं। तो मोकामा सीट बहुत स्पेशल होने जा रही है। अनंत सिंह जेल में है, ललन सिंह उनके लिए प्रचार कर रहे हैं। बाकायदा उनके एक बयान पे बवाल मच गया है। चुनाव आयोग ने नोटिस भी दे दिया है। लेकिन ये सीट जो है ये बड़ी हाई प्रोफाइल सीट बन गई है ओझा साहब। मतलब हम जब 14 तारीख को चर्चा करेंगे ना मधुरेंद्र, उसमें मोकामा का सबसे ज्यादा जिक्र होने जा रहा है। कल भी आप परसों वोटिंग होगी। बिल्कुल, वोटिंग के दिन भी सबसे ज्यादा कवरेज मोकामा का होना तय हो चुका है। 2-3 लोगों को तो मुझे लगता है ज्यादा कवरेज खेसारी वाली सीट को भी मिलेगा। तेज प्रताप की सीट को भी बहुत ज्यादा कवरेज मिलेगा, क्योंकि सबकी नजर भी तेज प्रताप यादव जी पे है। और राजनीति में कुछ नहीं कहा जा सकता, हो सकता है तेज प्रताप यादव का ही जादू चल जाए। और अनंत सिंह, मतलब जिस तरह से उनके रील्स बन रहे हैं, मतलब अलग अलग, अब तो बाकायदा लोग रील बना रहे हैं, मतलब अनंत सिंह टाइप में बैठ रहे हैं और उसी तरह बोल रहे हैं और बड़ी वायरल हो रही रील। साहब, राजनीति में ना हर कदम स्ट्रैटेजी के तौर पे लिया जाता है। जेल जाना भी स्ट्रैटेजी का एक हिस्सा हो सकता है। कि साहब, अगर आपको लग रहा है कि चुनाव में थोड़ा बहुत उठापटक हो रही है तो आप चले जाइए, उससे ज्यादा असर पड़ेगा। विक्टिम कार्ड खेलना आसान हो जाता है। उसके अलावा जेल जाकर आप ये मैसेज दे रहे हैं कि सुशासन जिंदा है। अदरवाइज जंगल राज के पलटवार का जिस तरह से आरजेडी ने मोर्चा संभाला था, तो बहुत मुश्किल हुई। तो ये बाहुबली इतने इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं ओझा साहब? नहीं, मैंने कहा ना कि जहां भी समाज और अर्थव्यवस्था का बड़ा गहरा संबंध है, यूपी, बिहार, बंगाल, ये औद्योगिकरण में हजारों साल पीछे चले गए। मैं एक वैश्विक उदाहरण से समझा देता हूं। अमेरिका में जातिवाद नहीं है, संप्रदायवाद नहीं है, जर्मनी में नहीं है, फ्रांस में नहीं है। जहां जहां पूंजीवाद विकसित हुआ, तो जैसे ही अर्थव्यवस्था बदलेगी वैसे ही समाज बदलेगा। अब अमेरिका की समाज में कौन है? अब वहां पूंजीपति है, मध्यम वर्ग है और मजदूर है। लेकिन सीरिया में ऐसा नहीं है, क्योंकि सीरिया में औद्योगिक क्रांति हुई ही नहीं। तो सीरिया में कौन है? शिया सुन्नी की लड़ाई चल रही है। आप देखो, ये जितने भी अरब वर्ल्ड के राष्ट्र हैं, इनके पास पैसा है, तेल है, औद्योगिक क्रांति नहीं है। तो ये सारे के सारे शिया, सुन्नी, अहमदिया और न जाने क्या क्या एक नस्लीय विवाद में उलझे हुए। ऐसे आप इंडिया में देखो, तमिलनाडु, कर्नाटका, पंजाब, यहाँ के जो मुद्दे हैं, यहाँ का जो सामाजिक स्वरूप है वो बिल्कुल अलग है। यहाँ पूंजीपति हैं, मध्यम वर्ग है, मजदूर वर्ग है। लेकिन जैसे हम बिहार पहुँचते हैं, यूपी पहुँचते हैं, वैसे सामाजिक ताना बाना बदल जाता है। क्यों? वही आर्थिक संरचना में फर्क। जब तक यूपी और बिहार का आर्थिक परिवर्तन नहीं होगा, मतलब औद्योगिक क्रांति नहीं होगी, तब तक सामाजिक ढांचा नहीं बदलेगा। और नॉर्थ के मुकाबले साउथ के चुनाव बड़े महंगे होते हैं। देखिए, बहुत महंगे होते हैं। वहाँ के चुनाव के फैक्टर्स अलग होते हैं। वहाँ की रैलियाँ यूजुअली रात को होती है और
वहाँ के जो फेस्ट होते हैं, भोज होते हैं, वो अलग तरीके के होते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर आप पूर्वांचल के इस चुनाव को देखिए तो लल्लन सिंह 70 गाड़ियों का काफिला लेके आए हाँ बिल्कुल, 70 ये गाड़ियों ये का अपने काफिला। आप में एक सवाल है। और कह रहे हैं और कि चुनाव आयोग ने परमिट कैसे कर दिया, ये भी एक बड़ा सवाल उसके है। बाद जब वायरल हुआ सारा फुटेज वगैरह तो चुनाव आयोग को नोटिस भी भेजना पड़ा, मतलब वो खानापूर्ति भी हुई है। लेकिन कुल मिलाकर जो चुनाव है वो भले ही आप उस राज्य में देख रहे हैं इसे गरीब कहा जाता है, लेकिन चुनाव का खर्च तो देखिए, बाहुबल तो देखिए, पैसा कैसे बह रहा है तो देखिए। अरे आप ऐसे देखिए, आज मोकामा की बात हो रही, भाई साहब हमारे भोजपुरी भूल गए हैं। हाँ, क्योंकि उधर मगध बोला जाता है ना। तो हमारी, मैं चाहता हूं इसके बाद अवधोजा साहब, शालू और नीतू बताएं, ये जो राजनीतिक दल बाहुबलियों पे दाव लगाते हैं, आप लोग क्या सोचते हैं? हमें यही सोचे छिए कि बाहुबली पर दाव लगाना एक समय पर शोभा दे रहे जब बाहुबली के संरक्षण प्राप्त रहे, लेकिन अब जे देख रहा छिए कि और लोग कह भी रहा छे कि सुशासन के सरकार छे, सुशासन के सरकार छे, तो एक जे छे पैसा खर्च करना या बाहुबली के टिकट देना कहीं से भी सही डिसीजन नहीं छे, तो नहीं देना चाहिए। नीतू, बाहुबली मतलब इतना डर है ना, अगर बाहुबली के लोग के ई छे, अगर ई बाहुबली शासन में आबि गेलै तो हमरा सबके तो रहबा एकरे अंदर छे, तो लोग कते तो डर के माले वोट दऽ दैत हेतै ने कि वोट एकरा दऽ दै छियै जान छूटत, इहो एकटा बड़का मुद्दा भऽ सकै छै। लोग में डर छे बाहुबली सबके, अपन जान के, अपन आसपास के, अपन रिलेशन सबके डर छे। तो बाहुबली सबके अगर अहाँ सब कनी ताकत कम देबै तो ई समाज के एक तरह से सुरक्षित रखते, तो ये एक बड़का मुद्दा। बिल्कुल, नीतू ने दो बात कही, एक डर और एक उनकी रॉबिनहुड इमेज, जिसका मधुरेन ने भी जिक्र किया, बिल्कुल है ना। तो ये दोनों इमेज के साथ ये लोग जीते हैं, और यही कारण है कि पॉलिटिक्स में इन्हें फटाफट लिया जाता है, गलभैया की जाती है इनके साथ, क्योंकि ये सीट जीतने की गारंटी भी होते हैं। समाज में दो ही वर्ग है ना, या अमीर वर्ग या गरीब वर्ग, मध्यम वर्ग है ही नहीं। जब तक मध्यम वर्ग नहीं होगा तब तक सामाजिक परिवर्तन नहीं होगा। ओझा जी, लेकिन हमें एक और दिलचस्प बात बा, ये दो फैक्टर तो बढ़ले बा, लेकिन एक और फैक्टर ये बा कि जे कास्ट के वो बाहुबली बा वो इंटायर कास्ट पर प्रभाव छोड़ेला। अगर अनंत सिंह या ललन सिंह की बात कर रहे बानी, अनंत सिंह के रुआ बात करी, तो अनंत सिंह के प्रभाव क्षेत्र उनकर विधानसभा तक सीमित ना रही। उनकर रॉबिनहुड पर्सनालिटी भले ही इफेक्ट वहाँ के पॉपुलेशन का कर रहा बा, लेकिन वोट पर इम्पैक्ट अक्रॉस द कास्ट पूरा बिहार पे करी। अनंत सिंह के लिए ललन सिंह वहां जाके कह रहे हैं मैं भी अनंत, भाई आप केंद्रीय मंत्री हैं, भाई आपको नंबर 2 माना जाता है जेडीयू में, है ना। आजकल प्रधानमंत्री जब नीतीश जी नहीं दिखाई दे रहे हैं, आप ही प्रधानमंत्री के बगल में दिखाई दे रहे हैं, और उसके बाद अगर जब आप कहते हैं मैं भी अनंत, तो साहब ये अनंत माया जनता के समझ में आती है। मेरे साथ ये जितने भी यहाँ पर युवा लोग जुड़े, ये भी ये मानेंगे कि राजनीति में बाहुबलियों को टिकट देना चाहिए। जो नहीं कहेंगे वो हाथ उठाइए, जो चाहते हैं नहीं देना चाहिए। अब आप देख लीजिए, मेजॉरिटी ऑफ सारे लोग कह रहे ताली हैं, बजती है। तो ये बड़ी अच्छी बात है। बहुत बढ़िया। जो आने वाली जनरेशन है, कम से कम वो इस बात को ध्यान में रख रही है कि साहब इस तरह के लोगों से आप कैसे बचाव कर सकते हैं। अब रीतलाल यादव की बात कर लीजिए, लालू प्रसाद यादव वैसे नहीं निकले, लेकिन रीतलाल यादव के लिए निकल रहे हैं। निकले भी तो भाई किसके रीतलाल यादव, चलो ठीक है, वो जेल में, उसको जमानत नहीं मिल रही है, लेकिन ये सोचने का विषय है साहब, आप किन लोगों को, आप जो हर दिन कानून का उल्लंघन कर रहा, हर दिन कानून तोड़ रहा है, उसको आप कानून बनाने वाली सबसे बड़े मंदिर विधानसभा में भेजने जा रहे हैं। आप सोचिए तो सही, आप क्या कर रहे हैं। एडीआर की रिपोर्ट 33% क्रिमिनल्स को कह रही है कि टिकट दिया गया है, लेकिन ओझा जी चुनाव चाहे बिहार के होके या कहीं और के, ये क्रिमिनल्स के टिकट देहल, बाहुबली के टिकट देहल सिर्फ इसलिए क्योंकि जीत की गारंटी। दरअसल आज से करीब 20 साल पहले भारत के समाज में एक नरेटिव फैला, मध्यम वर्ग में खासकर, कि देखो बाबा, जब अभी क्या कर रहे हो, क्या पढ़ाई कर रहे हो, अच्छा, तो मम्मी पापा क्या कहे 12th के बाद, क्या बोले कि पढ़ाई करनी है, जॉब करनी है, बोले ना। यहाँ कोई ऐसा आदमी बैठा हो जिसके माँ बाप ने कहा हो कि बेटा नेतागिरी करनी है, देख लीजिए कहाँ से आएंगे बढ़िया नेता। जहाँ से बढ़िया नेता निकलना है, उनके माँ बाप कहते हैं कि अरे ठीक है ओझा साहब, आज राजनीति करना, चलिए मैं कह रहा हूं, मैं जाना चाहता हूं राजनीति में, जा सकता हूं आज के माहौल को देखते हुए। नहीं, आप तो व्यक्तिगत तौर पे जा कहाँ से पैसे आएंगे? रमेश जी तो जा सकते हैं, पत्रकारों से कोई नहीं भिड़ेगा, लेकिन हाँ वैसे सामान्य आदमी नहीं जा सकता है, सामान्य आदमी नहीं जा सकता। ओझा जी, आप गए ना, कितने पैसे खपाए? नहीं, हाँ मैं अपना एग्जांपल दे दूं। अरे हाँ, मैं जब चुनाव लड़ा तो अच्छी, मतलब मेरे पास नंबर भी अभी सेव है, यूक्रेन का नंबर था। वो यूक्रेन के नंबर से मुझसे मैसेज कर रहा था कि मास्टर इस गली में मत जाना,
मास्टर वहां से गमला फेंक दिया जाएगा, मास्टर आज तेरे ऊपर गोली चलेगी। मतलब डेली। और 2 4 5 लोगों ने चुनाव से पहले आके मुझे पूरा समझाया कि देखो यहाँ गुजर रहते हैं, यहाँ पंडित रहते हैं, और मास्टर साहब वो खिचड़ीपुर गांव में तो एक बार एक आदमी का हाथ ही तोड़ दिए थे, गला ही तोड़ दिए थे। तो सामान्य आदमी के लिए लड़ना तो नामुमकिन है, असंभव, लड़ ही नहीं सकता वो। उसके साथ कोई आगे पैसा भी खर्चा करेगा तो भी नहीं खड़ा होगा। उनको पैरेलली अब जनता को मजा भी आने लगा है कि अरे फलाने भैया आए थे और डिफेंडर लेके आए थे। मेरा एक दोस्त डिफेंडर खरीदा, उसने कहा अवध तुम भी घूम लो इससे, तो मैं उसको गांव लेके चला गया। अगल बगल के गांव के लोग आ गए, अरे भैया डिफेंडर लेके आए। अरे भैया किराए पे लाए? नहीं नहीं, अरे भैया 2.5 करोड़ की गाड़ी देखने आ रहे लोग। मैं लड़का और शायद पिता के साथ बैठा हुआ था, उसकी मम्मा पीछे बैठी हुई थी, गाड़ी बगल में लगी, दशहरे का दिन था। उसने कहा पापा डिफेंडर। अरे मैंने कहा इतना चलवा डिफेंडर का जो है। कुछ और यहाँ पर कौन कौन लोग बात करना चाहता है इस बारे में, बिहार के चुनाव पे? हाँ। सभी जो भी नेता हैं बिहार के चुनाव में, वो संस्कृति के जो भी चीज़ें हैं उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे लिट्टी चोखा का इस्तेमाल कर रहे हैं राजनीति से जुड़ने के लिए, वोट पाने के लिए, वो ये तो कर रहे हैं, पर जो विकास की थाली है वो तो अभी भी खाली है। तो उसके बारे में आप क्या कहना अच्छी लाइन बोली, विकास की थाली अभी भी खाली है। आप लोगों ने एक चीज नोटिस की, हमारी चाय की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है साहब। अरे वाह, चाय कल हमने पी। हमारा भाई भी बहुत स्पेशल है, बड़ी अच्छी चाय बना रहा है, बिल्कुल अदरक वदरक इलायची डाल के, ताकि थोड़ा आनंद आए। भाई अवध ओझा साहब आपके लिए बन रही है स्पेशल चाय। गमछा नहीं पहना भाई ने आज। और बिहार के चुनाव में गमछे का बड़ा रोल है, अगर गमछा हिला दिया तो वोट पड़ेगा नहीं पड़ेगा इसका तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो खबर तो बड़ी है। पीएम खुद ही गमछा हिला रहे हैं, है ना। एक और रिपोर्ट दिखाते हैं, ये बहुत सारे बच्चों ने जो सवाल किया, हम आगे इसको ले लेंगे। बिहार चुनाव में भोजपुरी स्टार वॉर छिड़ी हुई है। एक तरफ आरजेडी के खेसारी लाल यादव ने मोर्चा संभाल रखा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी के पवन सिंह का जोश हाई है। चुनावी चौसर पर खेसारी वर्सेस ऑल हो गया। खेसारी ने पवन सिंह पर 4 जिंदगियां बर्बाद करने का इल्जाम लगाया, तो पवन सिंह ने भी करारा जवाब दिया। सुनिए। मार पता ना का मंच पे बोला था लोग चर्चर वो ये क्या, मैंने 4 जिंदगी बर्बाद किया, हम एक पे हैं। तो मुझे पता है ना किसके पास और किसके अंदर क्या सच्चाई है और क्या नहीं है। अब हम बोले कि 500 जिंदगी तो खराब पहले बड़ा स्टार बनाने के नाम पे क्या हम बोले, चलिए हम कुछ बोलना नहीं चाहते ज्यादा, आराम से बैठेंगे बात करेंगे। एक और बड़े बिहार में माहौल को थोड़ा दिलचस्प इन स्टार्स ने भी बना दिया है। हर कोई अपने अपने तरीके से एक दूसरे की पोल पट्टी खोल रहा है। अभी कितनी और खुलेगी ये नहीं मालूम है, लेकिन शुरुआत हो गई है। दरअसल क्या है कि सिनेमा का उभरते हुए समाज पे बड़ा असर होता है, बहुत ज़्यादा। मतलब अमिताभ बच्चन 1984 में जब इलाहाबाद से चुनाव लड़े, तो उन्होंने एक ऐसे आदमी को हराया जिनको राजनीति का उस वक्त का चाणक्य कहा जाता था, हेमवती नंदन बहुगुणा। उसके बाद वो बेचारे बच भी नहीं पाए, मतलब बीमार पड़ गया, उसके बाद में उनका हार्ट अटैक हो गया। उनको कभी बर्दाश्त, मतलब वो एक्सेप्ट नहीं कर पाए कि इस आदमी ने, एक कलाकार ने मुझे हरा दिया। तो ये जो कलाकार हैं, भोजपुरी कलाकार हैं, इनकी सामाजिक पहचान तो बड़ी है ही है, सामाजिक पकड़ भी बहुत अच्छी है। रवि किशन जी है, पवन सिंह है, और बट कर कुछ नहीं पाते हैं। भीड़, ये भी सच है। आप किसी का भी रिपोर्ट कार्ड उठा एक काम तो करते क्या, ऐसे ऐसे दौड़ते मतलब मनोरंजन के नाम पे भीड़ जुटावे में कोई कमी ना होला। हाँ। अब तक ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव ने पवन सिंह के खिलाफ मोर्चा खोला था, और अब पवन सिंह भी मैदान जंग में उतर आए हैं, जिससे दोनों के बीच का भाईचारा दरकने लगा है। तो एक वो कहते हैं ना कि साहब आपस में करवाहट इतनी होनी चाहिए, कभी सामने सामने मिल जाए तो नजरें मिला के बात कर, दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहिए वाला हिसाब किताब रहे। तो ये अभी मैं देख रहा हूँ मधुरन कड़वाहट ज्यादा बढ़ गई है, और खेसारी जो है वो जबरदस्त बैटिंग कर रहे हैं साहब इस समय। वो T20 के स्टाइल पे बैटिंग कर रहे हैं। एक शेर है ना कि दुश्मनी जमकर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे जब भी हम मिले, जब कभी दोस्त बन जाएं, कैसे तो शर्मिंदा ना हो। मधुरन को चाय पिलाओ यार इसी खुशी में, सुनो। हाँ, तो राजनीति में हमेशा दुश्मनी ऐसी ही होती है कि आगे दोस्ती करने में शर्मिंदगी ना हो। नीतीश जी को साहब मैं आपको बताऊं, अमर सिंह और मुलायम सिंह से ज्यादा करीबी रिश्ता राजनीति में जल्दी देखा नहीं गया, बहुत करीबी। और जब अमर सिंह समाजवादी पार्टी से बाहर आए, बहुत लोगों ने कोशिश की कि थोड़ा सा बोल दे मुलायम सिंह के बारे में, वो कभी नहीं बोले।
बाद में फिर मुलायम सिंह जी ने उनको राज्यसभा भेजा ही भेजा, लेकिन वो कभी नहीं बोले। तो इस हम्माम में तो सभी नंगे हैं। बिहार के चुनाव में अब आधी आबादी का रुख क्या होने जा रहा है, ये एम फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु है। 2005 के बाद नीतीश कुमार ने महिलाओं को साधा है और उनको जनसमर्थन भी मिला है, लेकिन इस बार तेजस्वी यादव ने एक बड़ा दाव चला है। अब हमारे यहाँ कहावत है ना, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ में फंसना मत। अब ये क्या पैसों का वॉर छिड़ गया। अच्छा, एनडीए ने 10,000 रुपए दिए, चलिए ऐसा करते हैं कि हम इन्हें 30,000 देंगे। पहले बोला था दिसंबर से 2,500 मिलना शुरू हो जाएगा, अभी किसी ने कहा होगा साहब थोड़ा हल्का पड़ रहा है, इसको 30,000 करो, एक मुश्त तो देंगे। एक्चुअली कुछ फार्मूले जब सफल होते हैं तो उसको ज़्यादातर लोग लगाने की कोशिश करते हैं। जैसे हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि शिवराज सिंह चौहान ने एमपी में इसको बहुत सफल बनाया, लाडली योजना को। फिर यही योजना पर काम करते हुए मोदी जी ने भी एक मास्टर स्ट्रोक मारा, जिसे लोग कहते हैं कि जब वो ट्रिपल तलाक उन्होंने ख़त्म किया तो ऐसा कहा जाता है कि मुस्लिम महिलाओं का उनको समर्थन मिला, जो कि काफ़ी हद तक सच भी है। महाराष्ट्र में ये बहुत सफल रहा। फिर इसको जो बड़े पैमाने पर सफल किया वो है अरविंद केजरीवाल जी ने। महिलाओं, अब दिल्ली में तो ज़्यादातर महिलाएं जॉब पर जाती हैं, तो पैसे के साथ साथ जो डीटीसी बस है उसमें किराया ही माफ़ कर दिया। बिल्कुल, उसने बड़ा इम्पैक्ट डाला दिल्ली के चुनावों पे। कि घोषणा कल ठीक बा, लेकिन क्या फ्री बीज के कोई लिमिट ना हो सकता? हमारा बजट कितना बा, हम कितना फ्री बीज कर सकते नहीं, चली कैसे, संसाधन कहाँ से? और क्या नहीं जानते हैं, अगर जनता को इस बात का एहसास हो जाए, एहसास कि ये मेरा ही पैसा हमको वापस कर रहे हैं। हाँ, इस देश का सिर्फ 11% आदमी ओपन टैक्स देता है। टैक्स तो सभी दे रहे हैं, कहीं ना कहीं सेल टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स तो सभी दे रहे हैं। इनडायरेक्ट टैक्स सभी दे रहे हैं। जब तक इस देश के हर व्यक्ति पर टैक्सेशन नहीं लागू होगा, इसलिए ब्रिटेन ने एक बड़ा प्यारा काम किया था अपने, जब उनकी पार्लियामेंट्री डेवलपमेंट चल रही थी, उन्होंने कहा यार वोटिंग राइट सिर्फ हम उसी को देंगे जो टैक्स देगा। उनका जो पार्लियामेंट्री सिस्टम इतना मजबूत हुआ, उसके पीछे यही रीजन था। उन्होंने कहा हम सिर्फ टैक्स पेइंग सेक्शन को वोट का राइट देंगे। तो 18वीं सेंचुरी में जब मजदूरों ने वहां कहा हमको भी राइट दो, बोले टैक्स दे दो, ले लो। जेंटलमैन्स रेजोल्यूशन 1689, ब्रिटेन ने कहा कि जो भी टैक्स पेइंग समाज होगा, वर्ग होगा, हम सिर्फ उसी को वोट का अधिकार देंगे। अब जो भी टैक्स देगा, टैक्स, वो अपने पैसे को वेस्ट होते हुए नहीं देखेगा। मेरी चिंता इस बात की भी रहती है बिकॉज आपकी ऑलरेडी कमिटेड लाइबिलिटीज बहुत ज़्यादा हैं, यानी आप तनख्वाह में, पेंशन में, ब्याज में बहुत पैसा चुका रहे हैं, फिर आपके खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, तो आपको रोड भी बनानी, आपको स्कूल्स भी बनाने, आपको हॉस्पिटल्स भी बनाने, आपको ब्रिज भी बनाने, आपको इरिगेशन, कैनाल, ये सब काम करना है। आप पैसा कहाँ से लाओगे साहब? आपके पास तो कुछ बचेगा नहीं। पहले तो आपको इसी के लिए कर्ज लेना पड़ेगा, और 4 लाख करोड़ से ज़्यादा का कर्ज है। हालांकि बिहार बहुत अच्छी स्थिति में, अगर मैं कर्ज में बाकी राज्यों के मुकाबले की बात करूं, लेकिन फिर भी आप देखिए ना 24-25 हज़ार प्रति बिहारी कर्ज तो बैठ ही रहा है। बिल्कुल 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 नहीं, ये बहुत ही मतलब एक भारत की राजनीति में एक बहुत ही नेगेटिव पहलू है ये, बहुत ज़्यादा। और मैं आपको बताऊं कि इसमें नेताओं का ज़्यादा दोष के साथ साथ जनता जो है, मतलब हम इलेक्शन लड़े तो हमें कुछ बड़ी यथार्थ सच्चाइयाँ पता चली। जैसे एक टीम आई मेरे पास, कही भैया कुछ व्यवस्था हो जाती। हमने कहा व्यवस्था खाने की ना, करा दी है। कहा नहीं खाने की नहीं, कुछ और हो जाती। हमने कहा और क्या? नहीं बहुत दिन भर मेहनत लगती है तो थोड़ा सा। अब जो राजनेता अपने चुनाव पे 50 करोड़ रुपया खर्चा कर रहा है, 100 करोड़ रुपया खर्चा कर रहा है, मतलब मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि इस देश की जनता को एहसास नहीं कि तुम ही राजा हो। मंत्री जी को देखिए हाथ जोड़ ली ऐसा। मतलब कितने लोग मेरे पास आते थे, कहते थे भैया हाँ एक जो है केजरीवाल जी के साथ फोटो खिंचवा दी। अरे तुम खींच लो यार, तुम राजा आदमी, जाकर उनको बोलो कि साहब आपके साथ फोटो। नहीं भैया खिंचवा दी। हाथ जोड़ रहे हैं लोग, गिड़गिड़ा रहे हैं लोग, विधायक को देख रहे हैं लेट जा रहे हैं, विधायक भी ताव में आ जा रहा है। चलिए, एक तरफ जहां बिहार में जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी के बीच एम फैक्टर यानी महिला फैक्टर को अपने पक्ष में करने की होड़ मची है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी बिहार में सीतामढ़ी के जानकी मंदिर को सियासी मुद्दा बनाने में जुटी है। मगर क्या यह मुद्दा राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक साबित होगा? बिहार के सियासी रण की नई कहानी, जीविका दीदी पर चुनावी मेहरबानी।
नीतीश कुमार की सौगात महिलाओं के खाते में 10,000। मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने 1,41,00,000 जीविका दीदी को 10,000 रुपया उनके बैंक अकाउंट में डाला है। 10,000। बिहार विधानसभा में जो एक फैक्टर सबसे ज्यादा अहम दिख रहा है वो है एम फैक्टर। एम यानी महिला, आधी आबादी। महागठबंधन हो या फिर एनडीए, सब बिहार की महिला वोटर्स को अपने पक्ष में करने में जुटे हैं। महिला वोटर्स को लेकर नीतीश कुमार ने इस बार कोई चांस नहीं लिया है। बिहार की 3,60,00,000 महिला मतदाताओं में 1,21,00,000 महिलाओं को मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत 10,000 रुपए दिए गए हैं। विपक्ष ने माई बहन योजना के तहत 30,000 रुपए देने का वायदा किया। महिला वोटर्स पर इस फोकस की वजह समझिए। 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए को सिर्फ 12,000 वोटों की बढ़त मिली। सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज यानी कि CSDS के मुताबिक ज्यादातर पुरुषों ने महागठबंधन को वोट डाला, जबकि महिलाओं ने एनडीए को। एनडीए महिला वोटर्स पर पकड़ बनाए रखना चाहती है। सुई जी जो कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम भी बहुत देंगे, भरोसा होता है? काहे ना भरोसा होगा भरोसा। इस चुनाव चल रहा है, सब नेता लोग आते ही होंगे, तो नीतीश जी का भी नाम लोग ले रहे हैं, मोदी जी का भी ले रहे हैं, तेजस्वी जी का भी ले रहे हैं। आपको सबसे बढ़िया नेता कौन लगता है? मोदी जी। काहे तो सब सुविधा मोदी जी निकाल रहे हैं। एम फैक्टर को अपने पाले में बनाए रखने की योजना के तहत एनडीए ने सीतामढ़ी में मां जानकी मंदिर का दांव भी चल दिया। सीतामढ़ी का पुनौरा धाम प्राचीन धार्मिक स्थल है, जहां मां जानकी यानी कि सीता मां का जन्म हुआ था। बिहार की एनडीए सरकार 882 करोड़ की लागत से पुनौरा धाम का विकास कर रही है। 8 अगस्त भव्य जानकी मंदिर के भूमि पूजन में अमित शाह भी शामिल हो चुके हैं। शक्ति स्वरूपा जगत जननी मां जानकी का ये भव्य मंदिर 68 एकड़ से ज्यादा क्षेत्र में बनेगा। लगभग 890 करोड़ रुपया, मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, 890 करोड़ रुपया की लागत से यहां मां जानकी का भव्य स्मारक और मंदिर बनाने का काम, जिसमें से 137 करोड़ रुपया माता सीता के मौजूदा मंदिर के जीर्णोद्धार पर और 728 करोड़ रुपया परिक्रमा पथ और बाकी सारी रचनाओं पर। मां जानकी और पुनौरा धाम को लेकर मिथिला में खासी श्रद्धा है। दरभंगा से सीतामढ़ी तक की 2 दर्जन से ज्यादा सीट पर जानकी मंदिर दांव का असर देखने को मिल सकता है। एक बात तो अवध ओझा साहब तय है, जब से नीतीश कुमार 2005 में आए, चाहे वो बालिका साइकिल योजना की बात हो, स्कॉलरशिप की बात हो, महिलाओं को 50% आरक्षण नगर पालिका और पंचायत में देने की बात हो, 33% पुलिस की भर्ती में हो, 33% इन गवर्नमेंट जॉब्स की बात हो, जीविका दीदी को एम्पावर्ड करने की बात हो, ये बहुत सारे काम नीतीश कुमार ने किए और बहुत तरीके से किए। और आखिरी टाइम में 10,000 रुपये, और आखिरी टाइम में आपने देखा 10,000 रुपए दे दिए। इसके अलावा भी वो कह रहे हैं कि जीविका दीदी अगर 2-3 लाख का लोन लेंगी तो 7% के इंटरेस्ट रेट में उनको दिया जाएगा। तो उन्होंने बहुत तरीके से और एक पूरी व्यू रचना करके महिलाओं का साधा है, और मुझे लग रहा है उसका फल भी उन्हें हर चुनाव में लगातार मिलते रहा। शराबबंदी से महिला एक और बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा। और ओझा साहब जी, तो ये किस तरह की राजनीति आप देख रहे हैं जिसमें विमेन एम्पावरमेंट? मैं बताऊं, मैंने कहा ना, जब आपके प्रयोग सफल होते हैं, जैसे राम मंदिर बना तो उसने वहां के अगल बगल के सारे एरिया को एम्प्लॉयमेंट दिया। आज अयोध्या एक इंपॉर्टेंट बिजनेस हब है। बाहर गुजरात, तमिलनाडु, तेलंगाना से लोगों ने आके होटल स्टैब्लिश कर दिया वहां पे। वही काम उन्होंने बनारस में किया, बनारस भी एक रिलीजियस सेंटर बन गया। वो काम उन्होंने प्रयागराज में किया। तो ये सारे प्रयोग उन्होंने किए और ये प्रयोगों ने उन्हें रिजल्ट दिया है। अगर वो जानकी देवी के मंदिर को मुद्दा उठा रहे हैं तो वो ये बता रहे हैं कि देखो साहब, यहां हमने किया और यहां के लोगों की प्रॉस्पेरिटी बढ़ी है, तो अगर हम इसे यहां भी कर ले जाएंगे तो ये भी आपकी समृद्धि का आधार बनेगा। एक पहलू ये है। लेकिन ये काम किया तो शानदार है, चाहे आप काशी की बात कर लीजिए, आप केदारनाथ की बात कर लीजिए, आप बद्रीनाथ की बात कर लीजिए, आप महाकाल की बात कर लीजिए, आप अयोध्या की बात कर लीजिए। वहां पर जो टूरिज्म है वो कितनी रफ्तार पकड़ चुका है, भाई उसने इकोनॉमी को तो एक नया रूप दिया ही है। लेकिन जब आप राम और जानकी की बात करते हैं
तो सिर्फ इकोनॉमी नहीं, पॉलिटिकल बात भी होती है। अगर अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है तो उसके राजनीतिक मुद्दे, राजनीतिक आयाम, राजनीतिक फायदा उठाने के लिए मंच पर उसका श्रेय लेने का जो काम है वो भी चल रहा है। अब जानकी मंदिर खातिर जो हो रहा बा कि राम जी के मंदिर बन गए, जानकी जी के बनी, योगी जी भी अपना भाषण में बात के कोट कर रहा, तो लगा था एकर कोनो बड़ा फायदा बीजेपी के? नहीं, निश्चित तौर पर। एक तो महिलाओं की भागीदारी इतनी बड़ी है, और फिर धर्म हमेशा से एक इमोशन रहा है, और वो बिहार की एक बहुत बड़ी पहचान है जिससे दुनिया आ रही है। अगर ये सीताराम कॉरिडोर बना दें अयोध्या से उधर मिथिला की तरफ, तो सीताराम कॉरिडोर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। वो दोनों स्टेट को जोड़ेगा, सोशली जोड़ेगा, पॉलिटिकली जोड़ेगा, इकोनॉमिकली जोड़ेगा, और उससे बहुत फायदा मिलेगा। टूरिज्म विभाग ने इस पे काम करना शुरू किया है। बिल्कुल बिल्कुल। आप में से कितने जो स्टूडेंट है, जो यंग जनरेशन है, वो इस तरह के इश्यूज को मानती हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है? सर, आपने कहा जैसे ये सारे जो मुद्दे, राम मंदिर, जानकी मंदिर, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सर एज अ यूथ हम सब मंदिर नहीं चाहते इतना। मंदिर इकोनॉमिकली शायद फ़ायदा कर रहा है उधर के एरिया में, बट हम चाहते हैं कि एजुकेशन और जो रोड्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी, इन पे ज़्यादा काम हो। सर बिहार में भी अगर जानकी मंदिर जैसा मुद्दा उठाया जा रहा है, वहाँ पे इकोनॉमी शायद सुधर सकती है, लेकिन वहाँ के एजुकेशन लेवल का क्या होगा सर? एजुकेशन, हेल्थ। सर कैग की जो रिपोर्ट आई थी उसमें भी बता रहे थे सर 33,000 का सर ऑडिट में आया है, 71,000 करोड़, 71,000 सॉरी सर, 71,000 करोड़ का उसमें आया है। तो सर ये सारे पैसे भी तो हमारे ही हैं। एक इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे, TN सेशन, बहुत डेंजरस, और मिस्टर राव साहब ने भी बिहार में बहुत काम किया है ना, और उन्होंने जब वो चुनाव लड़े पूरी तरह हार गया। बेटा, इस देश में एक बड़ी अजीब सी बात है, पता नहीं अब वो शायद तुम्हारे जनरेशन में आते समय बदलेगी। इस देश को हिस्टोरिक टाइम से सामान्य आदमी पसंद ही नहीं है। जैसे मैं भगवान राम को जब देखता हूँ तो सोचता हूँ कि देखो तपस्या करने गया और इतने लोगों को मारे, नहीं मारते किसी को। अगर वो और अच्छा हुआ लंका गए तो भालू बंदर लेके गए, अगर वो आदमी ले आते तो ऐसे तेजस्वी जैसे और NDA जैसे लोग फिर उनको पकड़ा देते, पैसे के लिए 50,000 लो, पाला बदल लो, घर जाओ, लड़ने की जरूरत नहीं है। हम तो भगवान राम की कभी कभी सोचते हैं कि यार कितना, मतलब उन्होंने कितना दिमाग लगाया इस बात पे कि भाई इंसान को तो ले ही नहीं जाना। ये तो रावण कह देता, ये लोग देखते हैं सोने का महल, कहते भैया एक चम्मच दे दो, भाई चम्मच दे दे, भाई तू उधर कहाँ खड़ा है, तो पूरी सेना ही उधर चली जाती। तो हमने देखा जैसे ब्रह्मा जी हैं, उनका एक मंदिर है पुष्कर में। मैंने अपनी इतनी उम्र में किसी को नहीं सुना कहते हुए कि मुझे ब्रह्मा जी का मंदिर जाना है। इस देश में जिसको भी किसी मंदिर जाना है, उस मंदिर की बहुत ग्लोरी होगी कि वहां गए थे और छोटे वाले बेटे की शादी हो गई। अच्छा, मतलब तो जहां साइकोलॉजी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अब जैसे भगवान कृष्ण, वो भी इतना बड़ा महाभारत करा डाला उन्होंने, युद्ध करा डाला। ये संस्कृति ही है, एक कल्चर है, यहाँ की साइकोलॉजी। यहाँ का आदमी जैसे आपको देखेगा कि 300 रुपये कुर्ता पहना, भिखमंगा कहीं, अरे बोले 100 करोड़ का जाने दो यार, 100 रुपये कुर्ता पहने। तो ये जो साइकोलॉजी है ना बेटा, ये होती है, ये कुछ शायद मिट्टी में ही होती है। जैसे मैंने नॉर्वे में देखा, वहाँ के लोग बहुत सिंपल साधारण रहते हैं, पता ही नहीं चलता इसके पास 500 करोड़, इसके पास 800 करोड़ है। लेकिन इंडिया में अगर आप ऐसा किए, बहुत रेयरिटी ऑफ रेयर में एक APJ कलाम साहब मिलेंगे, सिंप्लिसिटी जिनकी थोड़ी सी अप्रिशिएट होती है। वरना आप अपने से बताओ, सोच के देख के, कितने लोग हैं जो किसी की सिंप्लिसिटी को अप्रिशिएट करते हैं। आप भी तो देखते हैं कि अच्छा रोलेक्स वाच, HMT लगा है, भिखमंगा है यार। जो आदमी, जिस देश की साइकोलॉजी ऐसी हो, वो सामान्य आदमी को कैसे पसंद करेगा? बिना स्कॉर्पियो राजनीति शुरू ही नहीं होती है। हाँ, स्कॉर्पियो उसके पीछे लिखा हो महाकाल, महाकाल के बिना तो पर देखो गाड़ी नहीं आती। अगर आप रामचरितमानस के भी देखो ना, सब लोग राम सीता की बात करते हैं। तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर लिखा है, क्या निर्मल जनमन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। लेकिन यहाँ तो बिना कपट के कुछ हो ही नहीं रहा है, जो उनसे कोसों कोसों दूर था। और विजय रथ में तो तुलसीदास जी ने बड़ी शानदार कल्पना की है विजय रथ की, एक से एक इस तरह के उद्घोष है। ये सवाल ये वो सिर्फ नाम के लिए हैं, लेकिन ये तो आप मानेंगे कि मंदिरों के पुनरुत्थान में बहुत ज़बरदस्त काम किया प्राइम मिनिस्टर मोदी ने।
हाँ, नहीं, इसको कोई मना नहीं कर सकता। जो आप काशी देख लीजिए साहब, काशी तब की काशी आज की काशी, बहुत फर्क है। आप केदारनाथ देख लीजिए साहब, तब का केदारनाथ आज का केदारनाथ, आप बद्रीनाथ देख लीजिए, आप महाकाल देख लीजिए, आप अयोध्या देख लीजिए, आप जहां चले जाइए, जहां जहां उन्होंने काम किया। इस मामले में मैं समझता हूं उन्होंने बहुत शानदार काम किया, वाकई बहुत शानदार काम किया। तो इसको चाहे ठीक है, राजनीति उसको भी एक तरीका बना लिया अपनी और लोगों को करने का, लेकिन काम तो किया। पहले तो इस बारे में सोचा नहीं। अल्टीमेट बेनिफिट तो पब्लिक के पास ही वापस जा रही है ना। टूरिज्म कहीं भी अब आप उसको टूरिज्म से रूप में देख लो, लोकल इकोनॉमी, लोकल एम्प्लॉयमेंट के रूप में देख लो, लेकिन काम तो किया ना। देखिए रमेश भाई, जानकी जी के बात हो रहा बा ना, तो जानकी जी के बात सिर्फ जानकी कॉरिडोर तक सीमित ना रही ओझा जी। कहते जब वो बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखी तो जानकी जी बिहार के जो लोक समाज बा उनमें रचल बसल एक ऐसा भाव बा, जे भाव के बिना वहाँ शादी भी आना होला। दो लोग बैठल बा मिथिला के गाना भी गुनगुना सकता है लोग। जानकी जी वहाँ के संस्कार में समाहित बाड़ी, तो उनका मंदिर बनावे के मतलब है पूरा बिहार के मन में रुआ वो भाव के भर रहल बानी कि जेकरा बिना रुआ संस्कार, जेकरा बिना रुआ परिवार नहीं के बसत, पूजा खातिर तो बढ़ले बा, तो वो एक अलग तरह के भाव क्रिएट कर। बताना माता सीता बेहतर बताए। माता सीता जे छै उ हमरा आर में हर बेटी के जानकी ही कहल जाए छै कि हर बेटी वहाँ पर सीता माता ही छै। और शादी विवाह में गीत भी छै, यहाँ तक कि राम जी के गाली भी देल जाए छै गीत में कि चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखियाँ, और बहुत सारा ऐसा गीत। दोनों जना मिल के एक गीत गुनगुना दो जानकी जी पे। जरूर। हाँ। आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। आप समझिए कि मिथिला अगर रुआ बिहार के देखी तो एक तरफ पूर्वांचल भोजपुरी बोला जाता है, गई ना वहाँ चुनाव लड़ने। बिल्कुल, एक तरफ मिथिला क्या करोगे? उन्होंने कहा साहब इसका नाम अलीनगर, उन्होंने कहा इसका नाम जानकी नगर रख देना, नाम बदल देंगे। तो बोला आप क्या करोगे? जानकी नगर रख देना चाहिए। ये नाम बदलने का फोबिया बहुत तेज हो गया हमारे देश। ये सबसे आसान तरीका है। अगर आपको जवाब नहीं आ रहा है, स्कूल नहीं बनाएंगे, हॉस्पिटल नहीं बनाएंगे, बच्चे पलायन करके पढ़ने आ रहे हैं, मरीज पलायन करके इलाज कराने आ रहा है। रमेश भाई आपको बात बताऊं भट्ट साहब, हम पहले वीडियो कई तरह के बनाते हैं, तो जब तक मैं मिर्ज़ापुर और उस पर वीडियो बनाता रहा, उसकी रीच बहुत जाती रही। फिर बीच में मैंने गीता पढ़ाना शुरू किया, उसकी रीच ही नीचे चली गई। तो मैंने ये देखा, मैंने कहा भाई अब इसमें आप राजनीतिक गलती मत देखो, उनको तो अपने आप को सेल करना है ना। बिल्कुल, उनको तो अपने आप को पकड़ना है। हाँ, हम पूछ रहे जंगल राज का मुद्दा क्यों उठा रहे हो? भाई उनको डिमांड उसकी ज्यादा डिमांड है ना, उनको नहीं डिमांड है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोड, इन सब की बात करनी नहीं है। इमोशनल अपील। बिल्कुल। अब आपने कहा वहां मंच पे खड़े होकर कहा जीडीपी, चलो एक दूसरे देख गाली दे रहा कहा हो। नहीं भैया जीडीपी। तो आप वो बोलेंगे, वो भाषण में बोलेंगे जो उस वक्त जनता सुनना चाहती है। उनकी भी मजबूरी है, जो नेता लोग हैं, चाहे वो खिसारी हो, चाहे मनीष कश्यप वहां से कहां से चुनाव लड़ रहे हैं, चनपटिया से मनीष कश्यप लड़ रहे हैं, बड़े क्रांतिकारी नेता बनकर उभरने के प्रयास में है वो। ठीक है, अच्छी बात भी कर रहा है वो आदमी, लेकिन अब इनको सुनेगा कौन? भाई आपको मॉब को सुनाना है, मॉब तैयार ही नहीं है। 5 मिनट आपने जहां कंपेयर किया इंडिया की जीडीपी अमेरिका से, तो पागल बस भाई। उठ के लोग जाने लगे। फिर तो या तो आप कहिए कि साड़ी बंटवाएंगे भाषण के बाद, वहां ऐसे भी भाषण होते हैं। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें 3-4 महिलाएं कुर्सी उठा के जा रही थी। तो पत्रकार ने पूछा कि कसमाई कैसे कुर्सी लेके जा? कहीं ना भैया बोला था साड़ी देंगे भाषण के बाद, दिया ही नहीं तो कुर्सी ही लेके जा रहे। तो सवाल ये नहीं है कि हर जगह नेता ही गलत है। अरे उन्हें भी पता है ना, बाद में कुछ नहीं मिलेगा, जो है ले लो, जो है समेट लो। चलो, बहरहाल बड़ी दिलचस्प बात है, लड़ाई बिहार में हो रही है, लेकिन 2 बड़े नेता यूपी के आपस में टकरा रहे हैं और ये लड़ाई बड़ी जबरदस्त है। मैं इसको सेमीफाइनल मानता हूं। बहरहाल चुनाव बिहार में चल रहा है, लेकिन यहां भी यूपी को लेकर सियासी रण छिड़ा हुआ है। बिहार चुनाव के दौरान यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को निशाने पर लिया। योगी ने कहा कि यूपी के एक नेता ने यहां आकर खानदानी माफिया को गले लगाया। और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आपने देखा होगा
उत्तर प्रदेश का भी एक नेता आकर के यहाँ पर एक खानदानी माफिया को गले लगा करके कहता है कि यह तो मजबूत आदमी है। हमने कहा भगवान ने तुम्हें यही श्राप दिया है कि जिंदगी भर इन माफियाओं के कब्र पर फतिया पड़ते रहोगे, जनता ऐसे ही ठुकराती रहेगी। अब मोकामा के हमने जिक्र किया था, बड़ी हाई प्रोफाइल सीट है। एक और दूसरी हाई प्रोफाइल सीट है रघुनाथपुर सिवान में, है ना, वहां पर ओसामा जो है शहाबुद्दीन के बेटे, है ना। तो अभी 2 बार तो मैं देख चुका हूं, योगी जी वहां पर अपनी रैली कर चुके हैं, तो वहां से एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये जो पूरा देख रहे हैं आप वॉर, योगी आदित्यनाथ वर्सेस अखिलेश यादव, सेमीफाइनल देख रहे हैं आप 2027 का? हाँ बिल्कुल सेमीफाइनल ही है। दोनों लोग एक्चुअली क्लासमेट हैं, वो यूपी इनकी क्लास है और दोनों की उम्र एक जैसी है ना, लमसम एक ही उम्र के हैं दोनों लोग, तो ऐसे विधानसभा में भी लड़ते हैं दोनों लोग। जैसे कोई पत्रकार उनसे पूछा कहीं कि योगी जी 4 बजे उठते हैं, तो बोले हम भी 4 बजे उठते हैं। और करते क्या है वो 4 बजे उठ के, और ऐसे ही जो नटखट काम वहाँ कर रहे हैं, दूसरे पे तंज कर रहे हैं, कमा वो कर रहे हैं। जैसे उन्होंने कल कहा अप्पू गप्पू, ऐसे कुछ कहा उन्होंने, 3 शब्द इस्तेमाल किए, अप्पू पप्पू टप्पू, पप्पू और टप्पू, अप्पू पप्पू टप्पू। तो इन लोग का जो वॉर है ये विधानसभा से लेकर हर मंच तक चलता रहता है, वो एक नोक झोंक दोनों आदमी में चलती रहती है। भारत की राजनीति में 2 स्टेट बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं राजनीतिक लिहाज से। पहला उत्तर प्रदेश, जहां से 80 लोकसभा सीट आती हैं, और दूसरा बिहार, जहां से 40 लोकसभा सीट आती है। तो 120 तो यही हो गए अगर 543 में देख ले। तो क्या आपको लग रहा है कि ये एक तरह से दोनों के बीच का रण जो है हमें 2027 के भविष्य को दिखा रहा है? बिल्कुल, ये हमेशा से रहा है। बिहार का परिणाम ने हमेशा यूपी को प्रभावित किया है, पिछला भी परिणाम प्रभावित किया है। और यहाँ तक कहा जाता है, राजनीतिक गलियारों में यहाँ तक कहा जाता है कि अगर बिहार का चुनाव बीजेपी नहीं हारती तो डिमोनेटाइजेशन नहीं होता। ये भी कहा जाता है, ये डिमोनेटाइजेशन का जो मुद्दा आया था जब, कि आखिर डिमोनेटाइजेशन क्यों करना पड़ा, ऐसी क्या मजबूरी हो गई। क्योंकि बिहार और यूपी 120 सीट हाथ से निकलने का मतलब यह है कि आप कहीं ना कहीं सेंटर में कमजोर हो जाएंगे, नहीं आ ही नहीं पाएंगे। तो उसका बहुत गहरा संपर्क, और लगभग जितने भी बड़ी पार्टियां रही उन्होंने इन दोनों क्षेत्रों को हमेशा साधने की कोशिश की है, हमेशा से। तो स्वाभाविक सी बात है कि 1 साल बाद यूपी में चुनाव है, और योगी जी वहां जाकर जो संदेश दे रहे हैं कि भाई तुम लोग यहाँ गवर्नमेंट बनाओ, यहाँ भी लोगों को खत्म किया जाएगा और लॉ एंड ऑर्डर स्थापित। हालांकि नीतीश जी लॉ एंड ऑर्डर पे अच्छा काम कर ही रहे हैं बिहार में। तो ये जो प्री प्रैक्टिस है, प्री बोर्ड एग्जाम है, वो 2027 का ये प्री बोर्ड एग्जाम है। मुझे तो एक नीतीश जी का एक याद है कि उन्होंने करप्शन के लिए जिन लोगों ने अवैध संपत्ति इकट्ठा की थी उसको तोड़ के वहां स्कूल बनाने का भी उन्होंने बीच में कुछ इस तरह का कानून बनाया था। आई थिंक बिहार पहला राज्य बना था, उसका क्या हुआ मुझे नहीं पता। लेकिन एक बात तो अवध ओझा साहब, जो योगी ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स है उसने उन्होंने अपना स्तर बहुत ऊंचा कर लिया है। बहुत उत्तर प्रदेश में आप जितने भी लोग मिलते हैं, हम रोज सड़कों पे घूमते हैं, कैब से जाते हैं, वो सब लोग योगी के बारे में चर्चा करते हैं। पूरे नॉर्थ इंडिया में हालत है, चुनाव कहीं भी हो डिमांड योगी की होती है। सबसे ज्यादा डिमांड है साहब कर्नाटक, मतलब यूपी का प्राइम मिनिस्टर, सॉरी चीफ मिनिस्टर, यूपी का चीफ मिनिस्टर की डिमांड अगर कर्नाटक में हो जाए तो फिर इसका मतलब है कि कर्नाटक में अगर डिमांड है। और जब महाराष्ट्र का चुनाव था, ज्यादातर रैलियों में यही था कि भाई योगी आदित्यनाथ को बुलाया जाए। गुजरात में चुनाव है, योगी आदित्यनाथ को बुलाया जाए। तो भारत में तो ब्रांड एम्बेसडर चुनाव के बन ही चुके हैं। और उनके हर जो उम्मीदवार है मधुरेन, उनकी डिमांड सबसे ज्यादा रहती है। हाँ, है ना, बिल्कुल। और उनमें लोग फ्यूचर पॉलिटिशियन भी ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल। आप सिर्फ वो हिंदुत्व के नेता नहीं है, बल्कि वो ब्रांड एम्बेसडर हैं बुलडोजर के। कि माफिया, करप्ट, बाहुबली, बुलडोज, माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, वो जो उनका डायलॉग है। हाँ, डायलॉग है, मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी में मिला के दिखाया भी, मिला के दिखाया भी साहब। ये भी बहुत बड़ी बात है, जो कहा सो किया। तो अवध जी, मैं आपको बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा रोज की तरह। बहुत आभार आप सबका, और आप सबका भी बहुत धन्यवाद हमारी इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। तो लिट्टी चोखा चुनावी चौका में आज हमारे साथ बस इतना ही। कल एक 4 नए मुद्दों के साथ फिर आपके सामने आएंगे।
जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।